राय के पति भाग 4। पिछले भाग में शिखा अपने पति राहुल का घर छोड़कर अपने मैके आ जाती है। राहुल उससे घर वापस लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आती है और राहुल बहुत कड़वी बातें बोलकर वापस भेज देती है। राहुल अकेले ही अपने घर वापस आ जाता है। अब आगे की राहुल अपने घर पहुंचते ही उसके माँ बाबूजी पूछने लगे, बेटा बहू कहाँ है? माँ अब वो चले गए। बहू राहुल को पता था कि वह उसके माँ बाबूजी का बहुत बेइज्जती होने वाली है, इसीलिए वो भी उन लोगों के पीछे पीछे शिखा के घर पहुंच गया। शिखा अपनी सास ससुर और राहुल को अपने घर पर देखकर चिल्लाती हुई बोली, अरे कितने बेशरम लोग हो तुम लोग, मुंह उठाए चले आते हो। अब क्या चाहिए? शिखा की बर्ताव से राहुल और उसके माँ बाबूजी बहुत दुखी हो गए। राहुल की माँ बोली, शिखा घर चलो बेटा। शिखा घर? कौन सा घर? मेरा घर तो यही है। राहुल की माँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हें तुम्हारे पति के साथ ही रहना चाहिए अपने ससुराल में। शिखा पति और ये शर्म करो अपने निकम्मे बेटे पर। निकम्मा है और नामर्द भी। अब खामोश हो गए थे। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उससे न अपने कानों पर विश्वास हो रहा था, अपनी पत्नी शिखा की बातों पर समझ नहीं पा रहा था वो कि शिखा ऐसी क्यों बोल रही है। क्या वो इतना गिर गई है? तब तक वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी। राहुल और उसकी परिवार की इज्जत नीलाम हो रही थी सरेआम, वो भी उस घर की बहू के हाथ। राहुल की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चले आए थे। राहुल और उसका परिवार गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। अक्सर गरीबों की सच झूठ में बदल जाती है और झूठ सच में। शिखा की तेज आवाज़ से राहुल की सच्चाई नहीं छिप गई। अपनी ही पत्नी के हाथों इतनी बेइज्जती सोचकर रोने लगा राहुल। शिखा को इतनी बड़ी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? वो भी सबके सामने शायद अपनी गरीबी का कीमत चुका रहा था। राहुल और उसके परिवार को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। हर तरफ लोगों की बातें, ताना, कभी सामने तो कभी पीछे। एक आम इंसान के पास होता भी क्या है? थोड़ी सी इज्जत और आत्मसम्मान, और वो ही न रहे तो बच ही क्या जाता है। घर में ही कैद हो गई थी। राहुल का परिवार कसूर कुछ भी नहीं, चाहकर कोई मर भी तो नहीं सकता। राहुल के पास कोई उपाय नहीं था खुद को और अपने बुजुर्ग माँ बाबूजी को संभालने का, और ऊपर से आर्थिक तंगी। शादी में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। बेबस होकर राहुल गांव से बाहर निकल के सोच लिया कि और दिल्ली आ गया। वहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कुछ नहीं, बस आ गया दिल्ली। राहुल के पास बीती सुन रही थी। पल्लवी सोच रही थी, औरत क्या ऐसी भी हो सकती है? लेकिन राहुल बातें सुनाने के बाद और उसके दर्द महसूस करने के बाद कोई शंका नहीं रहा। पल्लवी का फिर बोली, राहुल तुम चिंता मत करो, आगे सब यही होगा। क्या तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो? राहुल, हाँ, लेकिन बड़ी क्लास नहीं, 8वीं 9वीं तक पढ़ा सकता हूँ। पल्लवी, कोई नहीं, मेरे पास 2-3 लोगों का फ़ोन नंबर है, मैं कल ही उनसे बात करती हूँ और तुम्हें वो ट्यूशन क्लास मिल जाएगा। अब अपने रूम में जाओ, कल शाम को मिलते हैं। गुड नाइट राहुल। गुड नाइट। पल्लवी की मदद से राहुल को ट्यूशन पढ़ाने का मिल गया। वो अपनी मेहनत से 2-3 कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाने लगा। करीब साल भर के अंदर वो अच्छे से कमाने भी लगा। गांव में अपने माँ बाबूजी के पास पैसा भी भेजता रहा, लेकिन कभी गांव नहीं आया। दिल्ली में ही अपनी किस्मत संवारने लगा। पल्लवी भी अपनी प्राइवेट जॉब में के साथ ट्यूशन क्लास लेती थी। दोनों अलग
किराए के घर में रहते थे। हफ्ते में 1-2 बार मिल लेते थे। ऐसे ही एक बार राहुल और पल्लवी बात कर रहे थे। तभी राहुल को महसूस हुआ कि पल्लवी कुछ परेशान है। राहुल कारण जानने की कोशिश भी की, लेकिन पल्लवी बात टाल दी और कुछ दिन बाद भी राहुल वैसे ही पल्लवी को परेशान देखा। इस बार राहुल जिद करने लगा कि पल्लवी के परेशानी का कारण क्या है। पल्लवी जितना समझाई वो माना नहीं, ना ही अपने रूम में गया। आखिर पल्लवी को भी अपनी निजी जिंदगी की परेशानी बतानी पड़ती और राहुल ध्यान से सुन रहा था। पल्लवी करीब 4 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। प्राइवेट जॉब था उनका, वो भी चला गया। जो भी सेवी थी वो सब उनके इलाज में ही ख़त्म हो गई। हम लोग तीनों भाई बहन हैं। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन दिल्ली आ गई जॉब करने। घर का खर्च उठाना था, छोटे भाई बहन को पढ़ाना भी था। पापा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। घर का जो खेती है उसकी देखभाल करते हैं। सालों पहले मेरी मम्मी पापा से मेरी शादी तय कर दिया था। वो लोग हमारे घर के पास के ही हैं। उनके नज़र मेरे परिवार की और खेती पर है। वैसे वो लोग मेरे घर वालों के कभी कभी मदद करते हैं, लेकिन उनके असलियत मैं जानती हूँ। अब वो लोग बार बार शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, मेरे ऊपर भी और मेरे माँ बाप के ऊपर भी। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मना भी नहीं कर सकती। मुझे पता है अगर मैं शादी कर ली तो मेरे घर वालों को सड़क पर ले आएंगे, मेरे छोटे भाई बहन के सपने टूट जाएंगे। मैं यहाँ आकर नौकरी करके अपने घर चला रही हूँ, ये वो लोगों को पसंद नहीं है। हर हफ्ते फ़ोन करके वो लोग परेशान करते हैं, नौकरी छोड़कर गांव आ जाने को बोलते हैं। शादी से पहले ऐसे करते हैं तो शादी के बाद क्या करेंगे वो लोग पता नहीं। मैं अभी वहाँ क्या कहीं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ अपने परिवार को देखना है। अभी कहीं भी शादी करूँ, मैं अभी जो कर रही हूँ अपने घर के लिए वो नहीं कर पाऊँगी। राहुल, आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? पल्लवी, वो लोग बोल रहे हैं तुम शादी कर लो, जहाँ मर्जी करो, लेकिन करो, हम लोग सब संभाल लेंगे। लेकिन मुझे पता है मेरी शादी के बाद मेरे घर वालों का बहुत बुरा हाल होगा और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। और एक दामाद कभी भी बेटी जैसी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। राहुल, हाँ ये बात तो सच है पल्लवी, इसीलिए तो बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं कभी 5-7 साल तक शादी नहीं करना चाहती हूँ, कम से कम मेरे भाई बहन की पढ़ाई पूरी होने तक। राहुल, ये तो ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे। पल्लवी, ऐसा क्या करूं कि मम्मी पापा मान भी जाएं और मुझे शादी भी न करना पड़े? राहुल, लेकिन क्या पल्लवी, वही तो बात है। नहीं, तुम भी कुछ सोचो राहुल। तो फिर आप एक ऐसा लड़का ढूंढ लीजिए जो आपसे शादी नहीं करेगा, लेकिन आपके मम्मी पापा के सामने उनका दामाद भी बनेगा। पल्लवी, मतलब ड्रामा? राहुल, हाँ पल्लवी, तो तुम ही ढूंढो किसी को जो पैसा लेकर ऐसा कुछ करने को मान जाए। फ्री में तो हमारी मदद कोई नहीं करेगा। राहुल, ठीक है, ढूंढता हूँ आपके लिए पति नहीं, किराए के पति। दोस्तों, अगले भाग में देखते हैं पल्लवी की किराए के पति मिलेगा या नहीं। अगर मिला तो कैसा होगा वो।